Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is day 3 of Last Mile Revision series. सॉरी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट किया था और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिस चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन। ये भी आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और इसका भी वेटेज 5 to 7 मार्क्स का रहता है। तो हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद जाके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट माइल रिवीजन सीरीज का टारगेट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कर लेते हैं तो आपका डिविडेंड डिसीजन का सारा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चंस में आप करके पूरा डिविडेंड डिसीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला, उसके बाद जाकर डिविडेंड डिसीजन का कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसकी वजह से पूरा डिविडेंड डिसीजन चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन में क्या करना है, अपने फॉर्मूला समझना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कोर रेशियोज और फंडामेंटल क्या कहेंगे, रिलेशनशिप कहेंगे, जो नॉर्मली आप रेशियो चैप्टर में भी जानते हैं और यहाँ पे भी आपको यूज करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर को करेंगे ना, तो रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ईपीएस का जरूरत पड़ जाता है, अर्निंग पर शेयर फाइंड करना पड़ जाता है। क्योंकि जब आप देखेंगे या तो आप वॉल्टर मॉडल यूज करें या तो गॉर्डन मॉडल यूज करें, तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड का अमाउंट चाहिए होगा, तो ईपीएस के बाद आप डिविडेंड तक पहुंचेंगे, है ना। तो अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ता है। मैं आपको रेशियो चैप्टर में भी समझाया था कि आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही इक्विटी वाले के लिए प्रॉफिट कहलाता है, और उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। दूसरा, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा? तो जो आप टोटल डिविडेंड दे रहे हैं इक्विटी होल्डर को, वो डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है आपके पास, डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए कि आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास है, मान लीजिए 4 लाख रुपया। अब 4 लाख का 4 लाख आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अब उसमें से 3 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 1 लाख है। तो 4 लाख भले ही आप कमा रहे थे, तो 4 लाख डिवाइड बाई 1 लाख करेंगे ना, तो ₹4 पर शेयर ना आपका अर्निंग है। लेकिन जब डिविडेंड का बात करूं तो डिविडेंड में 3 लाख की डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर्स है, तो पर शेयर्स पे 3 रुपया का डिविडेंड आएगा। तो जितना अर्निंग होता है उतना ही डिविडेंड होगा, जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो को लिए आपको क्या ना पता, डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। लाइक आपने यदि 3 रुपए का डिविडेंड दिया, आउट ऑफ आपका 4 रुपया का अर्निंग था, इंटू 100 करेंगे, तो यानी आप ये बोल सकते हैं कि आपने 75% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। क्लियर? इसी को डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कहते हैं। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या होता है? जितना आपने अर्निंग में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो नहीं किया वो रिटेन किया आपने। जैसे आपका यदि 100% का अर्निंग था, आपने यहाँ पे 75% डिविडेंड दे दिया, तो माइनस कर लो 75%, यानी आप क्या बोल सकते हो, तो 25% आपने रिटेन कर लिया, रख लिया, दिया नहीं किसी को, बांटा नहीं किसी को, तो ये आपका रिटेंशन रेशियो होता है। यानी 1 माइनस पे आउट रेशियो करने से आपका रिटेंशन रेशियो आता है। डिविडेंड एल्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपके मार्केट प्राइस के बेसिस पे कंपेयर करो ना, तो आपको कितना परसेंट का डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसका कितना परसेंटेज आपको डिविडेंड मिला। इसको डिविडेंड एल्ड रेशियो कहते हैं। तो अर्निंग एल्ड रेशियो भी ऐसी। तो अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कर लीजिए। एक होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, नाम ही है प्राइस अर्निंग, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर करेंगे ना, तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो मिलता है। और इसी का एक और ट्रिक है, यदि 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो किया जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाता है, के ई फाइंड हो जाता है। आपको जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी ये बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि 1 डिवाइडेड बाई पीई करने से, 1 डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो करने से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, उस पे आपको कितना परसेंट का रिटर्न वापस मिल रहा है ना, उसी को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें इसके बाद कुछ है, कुछ रेलेवेंट थ्योरीज और डिविडेंड पॉलिसीज में आते हैं। तो बोलता है रेलेवेंट थ्योरी आर्ग्यू दैट डिविडेंड पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड स्टॉक प्राइस। तो डिविडेंड डिसीजन से ही आपका क्या होगा, ओवरऑल फर्म का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, साथ साथ आपके मार्केट प्राइस पर शेयर से भी उसका इंपैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला समझेंगे ना, वो होगा वॉल्टर मॉडल का। ये डिविडेंड पॉलिसीज में या डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी के अंदर वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच, इन लोगों को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इन सबसे ही क्वेश्चन आता है। तो वॉल्टर मॉडल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। यदि आपने डिविडेंड दिया तब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो जाएगा, यदि आपने डिविडेंड दिया वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, तो प्राइस पर शेयर क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है डिविडेंड प्लस आर बाई के ई, आर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इनटू ब्रैकेट में ई माइनस डी, ई मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर करेंगे, और होल डिवाइड करेंगे इस पूरे को, आपको होल डिवाइड करना है किससे, के ई से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो आपका वॉल्टर मॉडल में फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखिए जो जो मैंने बताया नोटेशंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। पी का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, आर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, यदि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो के ई से ज्यादा है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, आप जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कर रहे हैं, मतलब आपने इक्विटी होल्डर को जो रिटर्न दे रहे हैं उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी आप ग्रोथ फॉर्म है। और ग्रोथ फॉर्म है तो क्या होगा, आपको डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है,
तब तो ये आपके मार्केट प्राइस पर से झलक रहा है, तो क्यों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको? तो वहाँ पे आपको डिविडेंड 0 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसी का उल्टा जाइए, यदि आपका आर का वैल्यू के ई से छोटा हो जाए, यानी आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, आप डिक्लाइनिंग फॉर्म है, तब शेयर होल्डर भाग जाएगा। और भाग जाएगा तो आपको डिविडेंड देना चाहिए। कितना? जितना कमाए सब डिविडेंड में बाँट दो। 100% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाना चाहिए। एक आते हैं नॉर्मल फॉर्म में, मतलब ना मैं ग्रो कर रहा हूँ, ना मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, मैं स्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, तो मैं डिविडेंड दूँ तो भी चलेगा, नहीं दूँ तो भी चलेगा। मार्केट प्राइस पर शेयर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पहुँचने वाला। क्लियर है? तो इसको कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। अब आते हैं गॉर्डन मॉडल पे। तो गॉर्डन मॉडल में क्या है? फॉर्मूला सेम, प्राइस आपको फाइंड करना है तो ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी। 1 माइनस बी मतलब आपको 1 माइनस बी करने से, बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, यानी आप 100% में से यदि रिटेंशन रेशियो माइनस करते तो क्या समझ में आता है मोटा-मोटी? पे आउट रेशियो। अब यदि अर्निंग को पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल के आता है? डिविडेंड निकल के आता है। यानी ये कहने का बस तरीका है, घुमा-फिरा के बोल रहा है बात। लिख तो हम लोग वही डिविडेंड ही रहे हैं। यानी आप डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे नोटेशंस क्या है? P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस, E का मतलब अर्निंग पर शेयर, V का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, मतलब 100% माइनस पे आउट रेशियो। फिर इसके बाद D1 का मतलब हो गया डिविडेंड, जो आपके करंट डिविडेंड है इस साल के। और उसके बाद G का मतलब ग्रोथ होता है। ग्रोथ मतलब देखिए के ई माइनस जी, यहाँ पे आपको G दिख रहा है। G का मतलब होता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे फाइंड करते हैं? B इंटू आर करिएगा, यानी आपका जो रिटेंशन रेशियो है उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ग्रोथ रेट मिलने वाला है। और के ई मतलब तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में समझा चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे भी ना सेम खेल है। यदि आर का वैल्यू के ई से ज्यादा है, यानी आप क्या है? ग्रोथ फॉर्म है। अब ग्रोथ फॉर्म है तो 0% पे आउट करिए और 100% रिटेन करिए। लेकिन यदि ऐसा कहानी उल्टा है, आर का वैल्यू के ई से ज्यादा है, डिक्लाइनिंग फॉर्म है, भाग जाएगा सब कोई। आपको क्या करना है? 100% पे आउट कर दीजिए, रिटेंशन कुछ भी नहीं होगा। और एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आप देंगे तो भी नहीं देंगे तो भी, यानी नॉर्मल सिचुएशन है, आप स्टेबल सिचुएशन पे है, तो आप डिविडेंड दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यानी वाटर मॉडल में जो कहानी है आर और के का, वही सेम कहानी है आपके गॉर्डन मॉडल में। अच्छा, अब आते हैं तीसरे फॉर्मूला पे। तीसरा फॉर्मूला जो है वो इररिलेवेंट थ्योरी है। ये कितना मजाक वाला चैप्टर में बना दिया लोग कहानी। इररिलेवेंट थ्योरी मतलब इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। इस थ्योरी का नाम है एमएम हाइपोथेसिस, यानी मॉडिग्लानी एंड मुलर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे उसको शॉर्ट में एमएम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसमें बोलता है कि अंडर एमएम हाइपोथेसिस स्टेट दैट परफेक्ट कैपिटल मार्केट कंडीशन डिविडेंड इज इररिलेवेंट। यदि परफेक्ट कैपिटल मार्केट कंडीशन है, सिचुएशन मार्केट सिचुएशन क्या है? परफेक्ट है, तो वहां पे डिविडेंड इररिलेवेंट होता है, वहां पे डिविडेंड से किसी को कोई मतलब नहीं है। The value of firm depends solely on the earning power and investment policy, not on how earning and dividend between dividend and retention. तो यहाँ पे जो लोग डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, वो ये देख रहे हैं कि जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, तब मैं इन्वेस्टमेंट रहूंगा। ग्रोथ पोटेंशियल खराब है तो मैं निकल जाऊंगा। वहां पे डिविडेंड देना ना देना उतना कोई लोग मायने नहीं रखता, इसलिए इस थ्योरी को इररिलेवेंट थ्योरी कहा गया। अब यहाँ पे स्टेप्स क्या फॉलो करने होंगे आपको? तो यहाँ पे स्टेप में सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1, जिसको हम लोग P1 से, ये फॉर्मूला ही सबसे कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाएगा। बाकी दो फॉर्मूला तो बहुत इजी था। तो P1 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस D1 बाई 1 प्लस के ई, ये होता है P0 का वैल्यू। अब इससे क्या करेंगे? P1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो P0 और P1 क्या है? P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस और P1 का मतलब क्या होता है? प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1। और D1 का मतलब तो हो गया आपका डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1। और के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। दूसरा है आपको नंबर ऑफ न्यू शेयर्स फाइंड करने होंगे। जैसे यहाँ पे आप जब सम्स में देखेंगे ना, तो कंपनी क्या चाहता है कि कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है, तो एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट करना तो चाहता है तो कितना न्यू शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, वो फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा एम इंटू P1, यानी जो प्राइस आपका यहाँ पे निकला है ना ऊपर में पहले स्टेप में, वो उसको मल्टीप्लाई करिए एम से। तो एम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इक्वल्स हो जाएगा आई माइनस, आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर आपका माइनस ई माइनस एन इंटू D1, ई का मतलब आपका अर्निंग माइनस आप डिविडेंड कितना दे चुके हैं पुराने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, तो आपके अर्निंग से डिविडेंड निकल जाएगा। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट आपके पास है, जैसे मान लीजिए आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक्सपेंशन प्लान में, लेकिन ऑलरेडी डिविडेंड देने के बाद आपके पास 20 लाख बच गया अर्निंग से, तो 50 लाख तो पूरा बार से आपको लेने का जरूरत नहीं, आपको तो 30 लाख ही मार्केट से लेना पड़ेगा। तो ये अमाउंट जो निकल के आएगा ना, वो आपका मार्केट से कितना बोरो करना है। अब उसको यदि आप P1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यू शेयर्स क्या होगा वो पता चल जाएगा। ये सेकंड स्टेज है। तीसरा होगा कि आपको वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब आपका न्यू शेयर्स इशू हो जाने के बाद पुराना और नया शेयर्स मिला के अब आपका फर्म का वैल्यू क्या रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुराना शेयर्स जितना नंबर ऑफ इक्विटी था प्लस नया इक्विटी शेयर्स जितना है वो इंटू कर देंगे, आप प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे P1 से, तो आपका फर्म का वैल्यू आ जाएगा। ये जब सम्स करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मुला मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा भी दो फॉर्मुला है बट इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन से फॉर्मुला है? एक तो हो गया आपका लिंटन मॉडल और दूसरा हो गया आपका ये ग्राहम एंड डॉट मॉडल। इनका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपको मैंने फॉर्मुला दे दिया, आप चाहे एक बार देख लें। आपके आईसीएम मॉडल में भी एक क्वेश्चन इसका है, वहां से आप देख सकते हैं, बट ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। आएगा तो एमएम से आएगा या तो आपके वॉल्टर या गॉर्डन मॉडल में से आ सकते हैं, बट इससे आने का कोई चांसेस नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट माइल रिवीजन सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन में बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? अर्निंग पर शेयर दे दिया,
प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर वाल्टर मॉडल। आपको वाल्टर मॉडल में ना मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल के दे दिए। क्या पूछ रहा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? आपने कितना परसेंट डिविडेंड दिया? तो देखिए आपके पास वाल्टर मॉडल का यदि फॉर्मूला में वैल्यू निकाल के दे दिया तो आप वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला को ही यूज करेंगे और वहां से बैक कैलकुलेशन करके डिविडेंड निकालेंगे, क्योंकि वाल्टर मॉडल के फॉर्मूला में तो डिविडेंड यूज होता है। तो यदि वाल्टर मॉडल के हिसाब से मार्केट प्राइस का वैल्यू निकाला हुआ है तो हम लोग उस फॉर्मूला को वापस से यूज करेंगे तो क्या निकल जाएगा? डिविडेंड निकल जाएगा। कैसे? तो बताता हूँ। तो देखिए वाल्टर मॉडल में प्राइस क्या होता है? वाल्टर मॉडल में प्राइस रोमन वन में फाइंड कर रहा हूँ। प्राइस इक्वल्स टू होता है P0 इक्वल्स टू होता है डिविडेंड प्लस R बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखेंगे आपके पास डिविडेंड कितना है, तो आपके पास डिविडेंड नहीं है बट अर्निंग तो है। अर्निंग कितना है? 10 रुपए का। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ नोटेशन आपको लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि क्या कौन सा वैल्यू किसके लिए है। ई का मतलब अर्निंग हो जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस अर्निंग रेशियो यानी 1/PE करने से ना के ई निकल के आता है। तो के ई कितना निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 12.5 डिवाइड कर ले, 1 डिवाइडेड बाई 12.5 कर ले, तो 1 डिवाइडेड बाई 12.5 यानी 0.08 आ रहा है। आपके पास के आ गया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इस 0.08 जो आया था इसको क्या कहते हैं? उसको के कहते हैं। ये आपका के है और ये आपका आर का वैल्यू है। बस यही सब वैल्यू को देख के आप वहां पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड का वैल्यू नहीं है तो डिविडेंड को छोड़ दे। ये वैल्यू 130 है इक्वल्स टू डी प्लस आर। रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना था? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके हैं 12% यानी 0.12 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 0.08। अर्निंग आपको कितना दिया हुआ है? अर्निंग आपके सम्स में दिया हुआ है कितना? 10 रुपए का। तो 10 माइनस डिविडेंड आपको नहीं पता डिवाइडेड बाई 0.08। अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा। कैसे? तो 130 को 0.08 से मल्टीप्लाई करें, 130 इंटू 0.08 यानी वैल्यू आएगा 10.40 इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस। अब क्या करें? 0.12 डिवाइड बाई 0.18 करें, 0.12 डिवाइडेड बाई 0.08 करें यानी वैल्यू आ रहा है 1.5। 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा बाद में आपको। यहाँ पे मैं 10 माइनस डी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10.40 इक्वल्स टू डी प्लस 1.5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 1.5 डी। तो अब 15 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10.4 कर ले तो माइनस में बचता है माइनस 4.6 इक्वल्स टू। अब इन दोनों का डिफरेंस किसका? डी का डिफरेंस है तो डी माइनस 1.5 डी यानी क्या बचेगा? 0.5 डी बचेगा, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव नेगेटिव कट गया। अब डिवाइड कर दे, डी आ जाएगा तो 4.6 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे यानी 9.2। डी का वैल्यू ₹9.20। आपका डिविडेंड का अमाउंट आया, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था? डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड करिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर बाय प्राइस पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर बाय प्राइस पर शेयर जो कि आपका फेस वैल्यू पर शेयर था, तो डिविडेंड कितना है? ₹9.20, फेस वैल्यू 10 रुपया इंटू 100 यानी 92% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। अच्छा पहला पोर्शन तो आ गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। मार्केट प्राइस पर शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अब आपको यह पता करना जरूरी है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो किसको कहते हैं। अब आपको क्या देखना पड़ेगा? अब आपको देखना पड़ेगा आर का वैल्यू और के ई का वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ पे आर का वैल्यू है 12% जबकि के ई का वैल्यू 0.08 है। तो आर इज ग्रेटर देन के ई है ना, और आर इज ग्रेटर देन के ई होता है तो क्या होता है? आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ फॉर्म है ना। अब बस आपको इसी को यूज करना है। तो लिखेंगे इन दिस केस आर दैट इज कितना? आर का वैल्यू है 12% इज ग्रेटर देन के ई दैट इज 0.08। आर का वैल्यू के ई से ज्यादा है, हेंस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज जीरो। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज जीरो यानी आपको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड इक्वल्स टू जीरो देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे क्या है? अभी हो नहीं गया, मैं डिविडेंड दूंगा कि नहीं दूंगा ये निकाला। अब बोलता है मार्केट प्राइस पर शेयर सब क्या होगा। बस आप क्या करें? इसी वाटर मॉडल के फॉर्मूला को वापस से रीयूज करें। तो प्राइस पर शेयर अब क्या हो जाएगा? आप डिविडेंड दे रहे हैं जीरो, आर का वैल्यू 0.12, के ई का वैल्यू 0.08, आपके अर्निंग कितने हैं? अर्निंग का वैल्यू 10 है, डिविडेंड आप जीरो दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 0.08। आप वाल्टर मॉडल के फॉर्मुला को वापस से यूज कर रहे हैं जहां पे आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं यानी डिविडेंड का वैल्यू जीरो कर रहे हैं। अब आप इसको फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? 0.12 डिवाइडेड बाई 0.08 यानी 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से यानी ऊपर में वैल्यू बचेगा 15 डिवाइडेड बाई 0.08 डिवाइडेड बाई 0.08 यानी आ जाएगा ₹187.50। देखिए आप डिविडेंड दे रहे थे तब वैल्यू 130 का आ रहा था। डिविडेंड नहीं देंगे क्योंकि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आपको बोल दिया है। अब आप ऑप्टिमम पे आउट रेशियो चेक कर चुके हैं कैसे? आर का वैल्यू के से ज्यादा है इसलिए आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ग्रोथ फॉर्म है आप। तो अब आपका मार्केट प्राइस क्या निकल के आया? 187.50। तीसरा क्वेश्चन है
पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द प्राइस पर शेयर। मैं बताया था ना कि डिविडेंड पॉलिसी में 3 सिचुएशन होता है। एक तो आपका आर का वैल्यू के ई से ज्यादा है तो ग्रोथ फॉर्म है, आर का वैल्यू के ई से कम है तो अब डिक्लाइनिंग फॉर्म है, और एक ऐसा सिचुएशन जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, जहां पे आप ग्रो भी नहीं कर रहे, डिक्लाइन भी नहीं हो रहे। तो बोल ये यही सिचुएशन पूछ रहा है, बोलता है कि ऐसा पी रेशियो क्या होगा जब आपका डिविडेंड देने ना देने से प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप स्टेबल सिचुएशन पे बैठे हुए हैं। तो वहां रूल क्या होता है कि आर का वैल्यू के ई से मैच होना चाहिए, आर का वैल्यू के ई के बराबर होना चाहिए। तो बस उसी बात को याद रखेंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तीसरा, व्हेन आर इक्वल्स टू के ई, तो आर का वैल्यू कितना है 0.12 है ना, और 12% है, तो के ई भी कितना हो जाएगा, के ई का वैल्यू भी हो जाएगा 12% ना। अभी आप एक फॉर्मूला यूज किए थे प्राइस अर्निंग रेशियो का, 1 डिवाइडेड बाई पीई करने से के ई आया था। तो वापस से पीई फाइंड करना होगा तो क्या होगा पता है, पीई फाइंड करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई के ई कर दे, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0.12 कर दे, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.12 यानी 8.33। जब आपको डिविडेंड देना ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट प्राइस पर शेयर्स पे, तो उस सिचुएशन पे प्राइस अर्निंग रेशियो 8.33 होगा। तीसरा हो गया। चौथा, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा इस पीई पे, दिस पीई मींस करंट पीई विच इज 8.33, नॉट ओल्ड पीई। पुराना पीई पे नहीं निकालने बोला है, इस पीई पे निकालने बोला है जो आपने अभी फाइंड किया। तो आ जाइए, तो आपके पास अब पीई का वैल्यू है, यानी अब नए पीई पे कौन सा वैल्यू 8.33, यानी यहाँ पे आपका आर का वैल्यू 0.12, के ई का वैल्यू भी 0.12, आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर का वैल्यू ₹10। अब आप डिविडेंड देंगे तो भी नहीं देंगे तो भी, क्योंकि या तो यही सिचुएशन पे पी फाइंड किया ना। मान लेते मैं डिविडेंड कितना दूंगा, सपोज मैं डिविडेंड दे रहा हूँ ₹5 का, मेरा मर्जी। यदि आपको लगता है कि सर ₹5 पे ही क्यों किए, 7 पे भी कर सकते थे, 9 पे भी कर सकते थे, कर लो। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ सब में आंसर सेम आएगा। अब क्या कर लो, 5 पे कर लो, 6 पे कर लो, 8 पे कर लो, 10 पे कर लो, जिस पे दिल खुश हो जाए उस पे कर लो। ठीक है, तो मैं 5 पे करता हूँ। तो यहाँ पे पी जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिविडेंड का प्राइस 5, आपके के ई का वैल्यू 0.12, और आपके आर का वैल्यू भी सेम ही है। अर्निंग माइनस डिविडेंड, अर्निंग 5 10 का, डिविडेंड 5 का, डिवाइडेड बाई आपके के ई होते हैं यानी 0.12 होंगे, तो ये आ गया 5। अब ये वैल्यू कितना बचा, ये पूरा का वैल्यू तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 5 बचा, 5 डिवाइड बाई 0.12। अब आप देखोगे ना तो 10 डिवाइडेड बाई 0.12 ही तो बचा, यानी आपने डिविडेंड तो दिया ही नहीं, जो अर्निंग था वही तो बचा ऊपर में। आप डिविडेंड दे दिए होते हैं तो आपका अर्निंग तो रिड्यूस होता, लेकिन अभी जितना अर्निंग था उतना सेम वैल्यू पर में आ गया। तो आप कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, सब में सेम आएगा, कुछ नहीं अलग आ सकता है। तो इसका वैल्यू आएगा ₹83.33, यानी ₹83.33 अब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आने वाला है। अब क्वेश्चन है मार्केट प्राइस यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब आपको डिविडेंड में ग्रोथ भी दिखाना है, तो ग्रोथ फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैं आपको बताया हूँ, बी इंटू आर करने से आपको डिविडेंड का ग्रोथ मिल जाता है ना। आ जाइए, तो 5 नंबर। अब आपके पास देखिए सब कुछ है, जैसे आपका डिविडेंड कितने थे, डिविडेंड थे आपके पहले 9.2, जो आपने सबसे पहले फाइंड किया रोमन 1 में। उसमें क्या करेंगे आप, ग्रोथ से इसको मल्टीप्लाई यानी 1 प्लस जी लगाना होगा, बट अभी आपके पास वैल्यू है नहीं, तो ₹9.20 1 प्लस ग्रोथ का वैल्यू जब आएगा तो मैं यहाँ पे बैठाऊंगा और उसका सॉल्व करूंगा। अब क्या करेंगे, अब अपने लोग ई का वैल्यू आपके पास है बट उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू है 0.12, के ई का वैल्यू 0.08 है, आर का वैल्यू के ई का वैल्यू है। अब अपने को ना ग्रोथ रेट फाइंड करना है, तो देखिए आप डिविडेंड दे रहे थे कितना 92% का, फर्स्ट वाले वैल्यू से निकला था 92%, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, तो 92% का डिविडेंड पे आउट रेशियो था। तो रिटेंशन कितना था, बी का मतलब हो गया रिटेंशन, रिटेंशन रेशियो कितना, आप 92% डिविडेंड दे रहे थे तो 1 माइनस 0.92 यानी 0.08 का आपका क्या था, रिटेंशन था। अब आप क्या करेंगे, ग्रोथ फाइंड करेंगे, ग्रोथ इक्वल्स टू होता है बी इंटू आर, बी का वैल्यू कितना 0.08 और आर का वैल्यू 0.12, मल्टीप्लाई करें 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.12 यानी 0.0096, तो 0.0096। अब 9.20 को 0.0096 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 प्लस 0.0096 मल्टीप्लाई बाय 9.2 यानी वैल्यू आएगा 9.288, वैल्यू आ रहा है ₹9.2883। अब मैं प्राइस फाइंड कर लेता हूँ, तो प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था D1, अभी जो निकला ना आपका D1 निकला, क्योंकि आपने ग्रोथ लगा दिया उसमें, डिवाइडेड बाई आपके के ई माइनस जी, के ई माइनस जी, तो D1 का वैल्यू 9.2883 डिवाइडेड बाई के ई कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.08, अब ग्रोथ रेट 0.0096, तो हो जाएगा 9.2883 डिवाइडेड बाई
0.08 माइनस 0.0096 यानी 0.0704 डिवाइड कर ले 9.2883 डिवाइडेड बाई 0.0704 आ रहा है आपका ₹131.94। आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था, कैसे पता डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, मैंने डिविडेंड को ग्रोथ किया कितना से, तो जो ग्रोथ रेट फाइंड किया उससे मल्टीप्लाई किया ना डिविडेंड को, तो आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एमएम अप्रोच का है, किसका है, एमएम का है। पहला क्वेश्चन तो आपने वॉल्टर मॉडल का देखा, दूसरा क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो एमएम अप्रोच का है, कैसे पता मैं आपको आगे बताऊंगा। बोलता है रैम्बो लिमिटेड हैज 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इसके पास अभी 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ये बात। आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 2022। द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹100। अभी जो बाजार का प्राइस चल रहा है वो 100 रुपए का चल रहा है, यानी आपके पास ये क्या है, ये आपके पास P0 का वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है, यानी ये P0 है, ये करंट मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं, P0 कितना है 100 दिया हुआ है। फिर बोलता है कंपनी इज प्लानिंग टू पे डिविडेंड ₹10 पर शेयर, कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देना चाहता है, यानी ये आपका D1 है कितना 10 रुपया। फिर बोलता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, यानी आर का वैल्यू, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 0.15 का। बेस्ड ऑन Modigliani and Miller यानी MM अप्रोच कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी व्हेन द रिकमेंडेड टू डिविडेंड डिक्लेयर। दूसरा है नॉन डिक्लेयर, यदि मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूं तो क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर ना करूं तो क्या होगा, क्या मार्केट प्राइस। फिर बोलता है हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, जहां पे कंपनी अज्यूम करता है कि उसको 40 लाख का नेट इनकम आएगा और वो 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा तो, दोनों सिचुएशन पे। अब बताओ कितना न्यू शेयर्स इशू करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा। तीनों कहानी आपको पूछ रहा है और दो सिचुएशन में पूछ रहा है, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो एमएम अप्रोच तो मैं बताया था कि इररिलेवेंट थ्योरी है, आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंजेस नहीं आता है, दे रहे हैं डिविडेंड तो भी नहीं दे रहे हैं तो भी, आप देखोगे ना लास्ट में वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही आ जाता है। तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए है तो अपने लोग सीख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सबसे पहला मेरा अप्रोच रहेगा डिविडेंड नहीं देने का, तो लिखेंगे व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो यानी D1 कितना हो गया 0 हो गया। आपका डिविडेंड के बाद क्या था P0 प्राइस पर शेयर्स, कौन सा प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितना था 100 रुपीज का था ना, देखो मैंने लिख भी दिया है। आपके आर का वैल्यू है 0.15, आर का वैल्यू है 0.15, और क्या दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है बस। देखिए आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो यहाँ पे आर है ना, यानी यही आपका के ई भी होगा 0.15, ये भी यही होगा। क्यों, क्योंकि आप डिविडेंड दे ना दे सेम सिचुएशन होता है, कब, जब आर का वैल्यू के ई के बराबर होता है ना, यानी आपका आर और के ई दोनों सिचुएशन सेम ही है यहाँ पे। तो फॉर्मूला हो जाता है P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई इक्वल्स टू P0। ये एमएम अप्रोच का फॉर्मूला है, एमएम अप्रोच का ये वैल्यू है। तो P1 तो आपको नहीं पता, बस D1 0 है, 1 प्लस के ई का वैल्यू 0.15 और प्राइस अभी कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, यानी 100 को 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 1.15 यानी आएगा P1 का वैल्यू ₹115। यानी दूसरा स्टेप क्या होगा, तो आपका स्टेप 1 था, ये जो आप निकाले हैं इसको स्टेप 1 कहो। सेकेंड स्टेप में आप ये फाइंड करोगे न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या आएगा, तो लिखेंगे न्यू नंबर ऑफ इक्विटी टू बी इशूड। देखो आपको कितना फंड का रिक्वायरमेंट है, फंड रिक्वायर्ड माइनस फंड अवेलेबल डिवाइडेड बाय P1। आपको फंड कितना रिक्वायर्ड है, आपको फंड का रिक्वायरमेंट था 50 लाख का, देखिए समझ में लिखा हुआ है, आपको फंड कितना चाहिए था 50 लाख का चाहिए था, और आपके पास अभी प्रॉफिट आया है 40 लाख का, यानी आप जो फंड रिक्वायर्ड बोलते हैं ना इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और जो फंड अवेलेबल है उसको अर्निंग कहते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना 50 लाख का, और आपके पास अर्निंग कितना अवेलेबल है, अर्निंग अवेलेबल है 40 लाख का, डिवाइडेड बाई 115। तो 10 लाख को 115 से डिवाइड करें, 10 लाख डिवाइडेड बाई 115, यानी आपके शेयर्स आने वाले हैं 8695.65, इतने शेयर्स होंगे, जबकि शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं होंगे, बट अपने लोग कितना लिखेंगे 8695 शेयर्स बोल सकते हैं। तो इतने शेयर्स हो गए। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे, स्टेप 3। अच्छा, आप जो न्यू शेयर्स निकाले हैं इसको चेंज इन एन कहते हैं, आप जो भी फाइंड किए हैं इसका नाम है चेंज इन एन, मतलब कितना न्यू इक्विटी शेयर्स में चेंजेस आ रहा है तो आपका चेंज इन एन होगा। अब आपको वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना है, तो क्या हो जाता है एन P0 को वैल्यू ऑफ फर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है
एन प्लस चेंज इन एन मल्टीप्लाई बाई P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। अब देखिए आपका एन ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, आपके पास ओल्ड शेयर्स 1 लाख था, यानी 1 लाख। अभी जो आप न्यू निकाले शेयर्स वो कितना आया, 8695.65, 8695.65 मल्टीप्लाई करेंगे P1 से जो कि अभी आप 115 पाए थे, माइनस आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 50 लाख का, प्लस अर्निंग कितना 40 लाख, क्योंकि आप डिविडेंड कुछ दिए नहीं था, आपका पूरा अर्निंग बच गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई, तो 1 प्लस के ई का वैल्यू कितना था 0.15। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1 लाख प्लस 8695.65 मल्टीप्लाई कर दे 115 से, माइनस कर ले उसमें से, देखिए 50 लाख और 40 लाख इनका जो डिफरेंस है वो तो माइनस में 10 लाख है, माइनस 10 लाख, यानी आ रहा है आपका 115 5 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 1.15 डिवाइडेड बाई 1.15, यानी आएगा रुपीज 1 करोड़ आ रहा है। देखिए ये NP0 था, अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे ना तो पुराना नंबर ऑफ शेयर्स कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय पुराना वैल्यू कितना 100 रुपया। अब देखेंगे तो ये भी वैल्यू 1 करोड़ का है और ये भी वैल्यू कितना निकला 1 करोड़ का, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना खेल खेलने के बाद भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ा वैल्यू ऑफ फॉर्म में, वैल्यू ऑफ फॉर्म आज भी वही है। तो देखिए पहला तो हो गया कि हम लोग जब डिविडेंड नहीं दिए तो क्या सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू ऑफ फॉर्म निकला। अब मैं करूंगा जब डिविडेंड दूंगा तो क्या होगा, जो स्टेप आपने 3 फॉलो किए हैं वही 3 स्टेप आपको फिर से फॉलो करने होंगे व्हेन डिविडेंड इज पेड बोल के, है ना। तो फिर से आइए बी नंबर पॉइंट, तो लिखेंगे व्हेन डिविडेंड इज पेड, कितना, तो आप डिविडेंड दे रहे हैं रुपीज 10 का, क्योंकि सम्स में दिया हुआ है। देखिए सबसे दिया डिविडेंड 10 रुपए का दे रहे थे, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला था P1 प्लस D1 बाई 1 प्लस के ई इक्वल्स टू क्या होता है P0 होता है। अब आपका P1 नहीं है बट D1 का वैल्यू कितना 10 रुपया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई का वैल्यू 0.15 और प्राइस कितना था ओल्ड प्राइस 100 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो P1 का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो देखिए 100 इंटू 1.15 तो 115 माइनस 10 का डिविडेंड बाद दे दीजिए तो रुपीज 105, यानी आप जब डिविडेंड दे रहे हैं तो 105 रुपये आपका प्राइस आएगा, है ना। देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा, जब मैंने डिविडेंड नहीं दिया था प्राइस 115 था, 10 रुपया डिविडेंड दे दिया तो प्राइस 105 बचेगा, 105 बचा, है ना। तो ये आपका स्टेप 1 है। अब आप आएंगे स्टेप 2 में, तो स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी टू बी इशूड, कैसे निकालेंगे, मैं बताया आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 50 लाख का, माइनस आपके पास अर्निंग कितना अवेलेबल है, आपके पास अर्निंग अवेलेबल था 40 लाख का, माइनस आप उसमें डिविडेंड भी तो दिए होंगे, अब यानी फॉर्मुला क्या हो जाएगा ई माइनस डी, ई माइनस डी करके जो बचा ना वो फॉर्मुला आपका यहाँ पे लग रहा है। तो आपके पास अर्निंग तो 40 लाख का था, आपने डिविडेंड दिया पर शेयर पे 10 रुपया, आपके पास 1 लाख शेयर था, यानी आपने 10 लाख तो बांट दिया होगा, डिवाइडेड बाई क्या P1 का वैल्यू कितना 105 है, तो 50 लाख माइनस आपका कितना 30 लाख, तो यानी 20 लाख बचेगा ना, यानी रुपीज 20 लाख डिवाइडेड बाई 105, निकाल ले डिवाइड करके, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 105, यानी अब आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो आएंगे वो आएंगे 19047.62, इतने शेयर्स आएंगे। स्टेप 3 वैल्यू ऑफ फर्म, यानी क्या होता है वैल्यू ऑफ फर्म को NP0 कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताता हूँ, पुराना नंबर ऑफ शेयर्स यानी N प्लस चेंज इन N1 मल्टीप्लाई बाय आपको कौन सा P1, फिर प्लस आपके अर्निंग माइनस डिविडेंड करे, माइनस कर दे आप इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई, तो आपके ओल्ड शेयर्स 1 लाख, आपका चेंज इन शेयर्स कितना हुआ 19047.62, 19047.62 मल्टीप्लाई बाई 105 प्लस आपका अर्निंग माइनस डिविडेंड, अर्निंग कितना था 40 लाख, 10 लाख का डिविडेंड तो यानी कितना 30 लाख, माइनस आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 50 लाख का, डिवाइडेड बाई 1.15, तो आप देखेंगे तो 1 लाख प्लस 19047.62 मल्टीप्लाई बाई 105, अब आप देखें 30 लाख माइनस 50 लाख तो माइनस 20 लाख, माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाई 1.15 करें,
सॉरी, यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अर्निंग माइनस डिविडेंड करके 40 लाख बचता, मैं 30 लाख लिखा हूँ, 40 लाख आएगा। तो आप करेंगे 1 लाख प्लस 19047.62 मल्टीप्लाई बाई 105 माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.15, सेम 1 करोड़ आ गया वापस से, रुपीज 1 करोड़, रुपीज 1 करोड़ हो गया वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखिए कुछ फर्क पड़ा, मैं डिविडेंड दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डिविडेंड नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूज शेयर किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी सारी सिचुएशन आपका वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम ही रह गया, इसलिए इररिलेवेंट थ्योरी है। तो हम लोग कंक्लूजन क्या देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन सेम इन ईदर ऑफ केसेस, किसी भी केस में हो आपका वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, ये भी एम का ही है। कैसे पता, देखिए इट डज नॉट पे डिविडेंड और इट डज पे डिविडेंड, तो ये तो एम अप्रोच में ही ऐसा कहानी देखने को मिलता है। बोलता है ZX लिमिटेड हैज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़, फेस वैल्यू ₹100, तो कितना शेयर्स, 2 जीरो पीछे से गायब करिए, कितना बचेगा आपके 1 लाख शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। साथ साथ है द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹100, यानी ये P01 है, करंट मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं, ये P0 है। अच्छा मैं नोट करता चलता हूँ, आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है जिसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, वो है 1 लाख। फिर आपके P0 इक्वल्स टू करंट प्राइस इक्वल्स टू ₹100 है। फिर क्या दिया हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज एजेंडा ऑफ द मीटिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ 50% टू इट्स शेयर होल्डर। द कंपनी एक्सपेक्टेड अ नेट इनकम ऑफ ₹75 लाख एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल वो 75 लाख रुपया कंपनी कमाएगा, अर्निंग करेगा, और 50% तो वो डिविडेंड में बांट देगा। तो देखो तुमको क्या करना होगा, D1 इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर्स फाइंड करना है ना। तो देखो कंपनी बोलता है कि 50% वो डिविडेंड देगा, 50% टू इट्स शेयर होल्डर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज एजेंडा टू मीटिंग टू पे डिविडेंड ₹50% टू इट्स शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को 50% डिविडेंड है, तो कितना, ₹100 का शेयर था, है ना। तो ₹100 का शेयर है, उसका 50% वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी ₹50 पर शेयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर देगा। अब क्या क्वेश्चन है, कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान कर रहा है उसमें 95 लाख रुपए उसको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी आई इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, आई इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना, कंपनी को इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है 95 लैक्स का, रुपीज 95 लैक्स का। कंपनी के अर्निंग कितने हैं, अर्निंग इक्वल्स टू है रुपीज, कंपनी का अर्निंग आ रहा है आपके पास, देखिए यहाँ पे 75 लाख का अर्निंग है, तो 75 लैक्स। अब आपका क्वेश्चन, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल सकते हैं, के ई इक्वल्स टू 0.15 है। सेम क्वेश्चन, डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, क्या फाइंड करना है इसमें, यू आर रिक्वायर्ड दैट फॉलोइंग एमएम अप्रोच फॉलो करना है, वैल्यू ऑफ कंपनी फाइंड करना है, यानी वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना है आपको, है ना। आ जाइए, तो फर्स्ट नंबर, व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, तो 3 स्टेप होते हैं, तो आप पहले स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या फाइंड करना होता है, P1 फाइंड करते हैं, कैसे निकलता है, अब यहाँ पे डिविडेंड ना 0 है, D1 इक्वल्स टू 0 है, तो P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE इक्वल्स टू P0। आपके P1 का वैल्यू नहीं है, D1 का वैल्यू 0, 1 प्लस 0.15 और ये ₹100 का, तो वापस से P1 का वैल्यू कितना, ₹115। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आएंगे, स्टेप 2, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, जिसको चेंज इन N1 कहते हैं। कैसे निकालेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कितना, 95 लैक्स का, माइनस जो अर्निंग आपके पास अवेलेबल है, होता है फंड आपके पास अवेलेबल है, इसका 75 लैक्स का अर्निंग अवेलेबल है, डिवाइडेड बाई 115, यानी 20 लाख को 115 से डिवाइड कर दे, 20 लाख डिवाइडेड बाई 115, यानी नंबर ऑफ न्यू शेयर्स हो जाएंगे 17391.30 शेयर्स। ये स्टेप 2 हो गया। अब आ जाइए स्टेप 3 में, स्टेप 3, वैल्यू ऑफ कंपनी, जिसको क्या कहते हैं, NP0 कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, N प्लस चेंज इन N1 मल्टीप्लाई बाई जो करंट मार्केट प्राइस के बाद प्राइस एट द एंड निकला, मतलब P1 प्लस आपका अर्निंग माइनस आपका इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE।
तो एन कितने थे आपके पास, 1 लाख शेयर्स थे, न्यू शेयर्स कितना निकला 17391.30, मल्टीप्लाई करेंगे 115 से क्योंकि प्राइस P1 का वैल्यू 115 है, अर्निंग है आपका 75 लैक्स और इन्वेस्टमेंट चाहिए 95 लैक्स का, डिवाइडेड बाई 1.15। अब इसको आप सॉल्व कर ले तो 117,391.30 मल्टीप्लाई बाई 115 माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाई 1.15, सेम 1 करोड़ आ रहा है रुपीज 1 CR, 1 करोड़ आ रहा है। ये हो गया जब डिविडेंड नहीं पे किया, बी में व्हेन डिविडेंड इज पेड, तो D1 इक्वल्स टू कितना ₹50 का डिविडेंड दे रहे हैं ना। सेम सिचुएशन P1 स्टेप 1 P1 प्लस D1 बाई 1 प्लस के ई इक्वल्स टू व्हाट P0, तो आपके P1 प्लस D1 का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल्स टू 100, तो 115 माइनस 50, तो P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा ₹65। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी, सबसे आसान तो मुझे लगता है यही फॉर्मूला है, एमएम अप्रोच थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन सम्स करते समय तो बहुत आसान लगता है। नंबर ऑफ न्यू इक्विटी यानी चेंज इन N1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके पास आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए 95 लैक्स का, माइनस आपके पास अर्निंग अवेलेबल कितना था, आपके पास अर्निंग अवेलेबल था 75 लैक्स का, माइनस आपको आप डिविडेंड दे रहे हैं कितना 50 रुपया पर शेयर, 1 लाख शेयर यानी 50 लाख गए हो, डिवाइडेड बाई आपके डिवाइडेड बाई आपका जो प्राइस है अभी कितना 65, सॉल्व कर ले तो 95 लग, यहाँ पे 75 में से 50 गया तो 25 बचा, अब 95 में से 25 चला जाएगा कितना बचेगा 70 लैक्स डिवाइडेड बाई 65 का 107,692.30 शेयर्स। ये आपका स्टेप 2। अब आप स्टेप 3 पे आए, वैल्यू ऑफ कंपनी NP0, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला n प्लस चेंज इन N1 मल्टीप्लाई बाई P1, तो आपका n कितना 1 लाख प्लस न्यू शेयर्स 107,692.30 मल्टीप्लाई बाई 65 माइनस आपका इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट है 95 लैक्स का, तो 95 लाख प्लस आपके अर्निंग कितना 75 लैक्स का ना, डिवाइडेड बाई 1.15, तो इसमें भी सेम 1 करोड़ आ रहा है, यानी वैल्यू ऑफ फॉर्म वापस से दोनों सिचुएशन में सेम है, तो कंक्लूजन क्या होगा, वैल्यू ऑफ कंपनी रिमेन सेम अंडर बोथ सिचुएशन। आप डिविडेंड दो तो भी, नहीं दो तो भी, कंपनी का जो वैल्यू जो है वो सेम ही है, कोई चेंज होने वाला है नहीं इसमें। तो इस तरीके से एमएम का क्वेश्चन 2 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बोलता है HM लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE पे लिस्टेड है, which is currently being evaluated by A on certain parameters. Mr. A collected following information. A उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया, कुछ स्टडी कर रहा है। The company generally give a quarterly interim dividend of ₹2.50 per shares. क्वार्टरली डिविडेंड देता है 2.50 का, तो देखिए क्वार्टरली और 2.50 क्वार्टरली देता है, तो एनुअली कितना डिविडेंड देगा, आप यहाँ जो भी सम्स करेंगे ध्यान रहे डिविडेंड एनुअली कर रहे हैं अपने को, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा ₹10, यानी डिविडेंड पर शेयर जो आएगा वो 10 रुपए का आएगा। The company's sales are growing 20% on a 5-year compounded annual growth rate, यानी CAGR से कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा है 20% से। However, the company expected the following retention amount against the probability mentioned in the retention is depend upon the cash requirement for the company. Rate of return is generally 10% by the company. तो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का 10% है, इसका मतलब ये R का वैल्यू है, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना 0.10। फिर कंपनी के ये देखिए सिचुएशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी और रिटेंशन रेशियो है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे डिविडेंड का रिटेंशन कितना हुआ वो रख निकाल के डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड कर सकते हैं, है ना। यदि ये रिटेंशन रेशियो यानी इससे हम लोग बी फाइंड कर लेंगे, एक सिंगल बी का वैल्यू आना चाहिए, तो सिचुएशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का टोटल करके देखेंगे तो 100 है ना, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आपको फॉलो करना होगा, और इससे क्या फाइंड करना होगा, इससे आपको एक सिंगल रिटेंशन रेशियो फाइंड करना है, और रिटेंशन रेशियो निकल जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रोथ रेट भी मिल जाएगा। तो बोलता है द करंट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 3.75%, बीटा इज 1.2 एंड कंपनी हैविंग रिस्क प्रीमियम ऑफ 4.25, CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, इसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड होता है। मैं अभी इसमें ये CAPM फॉर्मूला लगा के आपको KE का वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। तो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मिस्टर ए इन कैलकुलेटिंग द करंट मार्केट प्राइस यूजिंग गॉर्डन फॉर्मूला, पहले वॉल्टर फिर MM, अब हम लोग करेंगे गॉर्डन मॉडल से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे। तो देखिए सबसे पहले आप KE फाइंड कर लीजिए अंडर
CAPM, CAPM फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। तो CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? तो KE का वैल्यू होता है RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस बीटा RM माइनस RF, बीटा मल्टीप्लाई बाई RM दैट इज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इस पूरे कंपोनेंट को ना इन शॉर्ट में रिस्क प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम। तो यानी आपके पास जो फॉर्मूला दिया है आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ देखिए दिया हुआ है कितना 3.75 दिया हुआ है ना, यानी ये 3.75 परसेंटेज प्लस बीटा दिया हुआ है 1.2 इंटू, अब देखिए रिस्क फ्री प्रीमियम है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 4.25, यानी ये रिस्क प्रीमियम 4.25 परसेंटेज। इसी को सॉल्व करेंगे के ई आ जाएगा। तो 4.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, प्लस कर देंगे 3.75 के साथ, यानी कि ई का वैल्यू आएगा 8.85 परसेंटेज। याद रखें सीएपीए मॉडल का ये फॉर्मूला है। सेकंड स्टेप में आप क्या करें, रिटेंशन रेशियो का ना एक सिंगल वैल्यू फाइंड करें। तो उसके लिए आपको तो टेबल का जरूरत पड़ेगा, मैं बोलता हूँ ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी है, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई करके तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए रिटेंशन रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा, मैं ऐसे भी करके आपको दिखा देता हूँ। क्या करना है, डायरेक्टली इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है इस रिटेंशन रेशियो के साथ, यानी 30% को 50% से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.50 प्लस दूसरा वैल्यू कितना 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.60, 0.40 मल्टीप्लाई 0.60 प्लस तीसरा वैल्यू कितना है 3050, 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.50। तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी 0.15 प्लस 0.24 प्लस 0.15, तीनों को ऐड कर देंगे, 0.15 प्लस 0.24 प्लस 0.15, यानी 0.54, यानी 54% का रिटेंशन है ना। आपके पास आर का वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ था 0.10, 0.10। तो आप ग्रोथ निकाल सकते हैं ना, ग्रोथ रेट जिसको जी बोलते हैं, क्या होता है बी इंटू आर होता है। तो बी का वैल्यू कितना है, ये जो निकला ना ये बी निकला, रिटेंशन रेशियो को बी बोलते हैं। तो 0.54 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो मल्टीप्लाई बाय 0.10, यानी 0.054। अब देखेंगे तो आपके समझ में डिविडेंड पर शेयर 10 रुपया है ना। आप क्या फाइंड करेंगे, D1 इक्वल्स टू D0 1 प्लस ग्रोथ। तो D0 कितना था आपका 4 टाइम्स इंटू 2.50 करके, क्योंकि क्वार्टरली आपको डिविडेंड मिल रहा था, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.054 से, यानी 10 इंटू 1.054, यानी 10 रुपीज 54 पैसा, रुपीज 10 रुपीज 54 पैसे। ये आपका डिविडेंड आ गया। अब आपको क्या करना है, गॉर्डन मॉडल यूज करना है और प्राइस निकालना है। तो P0 इक्वल्स टू D1 बाई ई माइनस जी। तो D1 का वैल्यू 0.54, के ई का वैल्यू कितना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी सीएपीएम से फाइंड किए थे, कितना सीएपीएम से 0.0885, 0.0885 मतलब 8.85 परसेंटेज। ग्रोथ रेट आया था आपका 0.054, बस अब इसको सॉल्व कर ले आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.0885 माइनस 0.054 डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10.54, एक साथ कैलकुलेशन हो गया, तो वैल्यू आ जाएगा 305 रुपया 51 पैसा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। नेट प्रॉफिट आपका 78 लाख का है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स है 120 लाख का। देखो नेट प्रॉफिट दिया और आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दिया, क्यों दिया, क्योंकि नेट प्रॉफिट से आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, तब इक्विटी वाले का डिविडेंड तक आप पहुंचेंगे। फिर आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आर का वैल्यू आपको दे दिया, के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया आपको। कैलकुलेट बोलता है करो वैल्यू पर शेयर्स, मतलब प्राइस पर शेयर्स फाइंड करो अंडर गॉर्डन मॉडल, जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो, या तो 30%, 50% और 100% है। अब 30% पे भी निकालोगे, वापस से 50% पे भी निकालोगे, वापस से 100% पे भी निकालोगे प्राइस पर शेयर्स। तो मैं बस एक करके दिखाऊंगा, कोई भी बोल दो 30%, 50%, 100%, किसी भी बोल दो, तो मैं 30% पे निकाल के दे देता हूँ। तो 30% को करने के लिए मैंने जो तरीका यूज करूंगा ना, वही 50% 100% के लिए भी करना होगा। तो तीनों में नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक समझाने के लिए कर दे रहा हूं, बाकी दो आप लोग खुद से भी कर पाएंगे, क्योंकि तीनों करके बताऊंगा तो भी मैं वही बताऊंगा और एक में बताऊंगा तो भी वही बताऊंगा। तो टाइम वेस्टिंग नहीं करना है, एक करके बता देता हूँ, दो आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले उसको नोट डाउन करिए। आपके पास तो पहले नेट प्रॉफिट है, आप नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करिए, तो आप अर्निंग तक पहुंचेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फर्स्ट नंबर,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास दिया हुआ है 78 लाख, क्योंकि आपके पास टैक्स है नहीं तो मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मान रहा हूँ 78 लाख का, 78 लाख का। इससे लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना निकालना है अपने को? 120 लाख का 15%, 120 लाख इंटू 15%, तो 120 इंटू 15% यानी 18 का, आप 18 लाख का डिविडेंड दे रहे हो, तो कितना बच गया? 60 लाख बच गया ना आपका अर्निंग अवेलेबल। आपके पास अर्निंग अब जो बच गया वो 60 लाख का है, तो ईपीएस क्या आ जाएगा? पीएस कैसे निकालेंगे? ₹60 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? 6 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स 6 लाख, तो कितना आ जाएगा? ₹10 आ जाएगा ना पर शेयर्स पे आपका अर्निंग 10 रुपया का। अब सिचुएशन 1 पे आते हैं, या केस 1 बोल दो, पे आउट रेशियो इज कितना परसेंट? पे आउट रेशियो आपका है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%, इज 30%, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 रुपया का 30% ना, ये तो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड निकलता है, यानी आपका 10 का 30%, यानी आपका हो गया 3 रुपया, 3 रुपया का आपका डिविडेंड है, यानी आप 70% रिटेन कर रहे होंगे, तो बी इक्वल्स टू कितना? रिटेंशन रेशियो, यदि आप 30% पे आउट करें तो 70% तो रिटेन कर रहे होंगे, यानी 0.70 आप रिटेन कर रहे हैं, है ना? आपको गॉर्डन मॉडल ही यूज करना है, तो आप क्या फाइंड करेंगे? आप बी इंटू आर करेंगे, तो पहले आप आर भी लिख ले, आर इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20%, यानी 0.20, तो बी आर जिसको ग्रोथ कहते हैं इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.20 इंटू बी का वैल्यू 0.70, तो कितना हो जाएगा? 0.20 मल्टीप्लाई बाई 0.7, यानी 0.14, ये आपका ग्रोथ रेट आ गया। अब आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने दिए हुए हैं सम्स में? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%, तो 0.16, देखिए सब इन्फॉर्मेशन आपने पहले लिख लिया, अब आप फॉर्मुला यूज कर पाएंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगा अंडर गॉर्डन मॉडल का? आपका हो जाता है डी बाई के ई माइनस जी, तो डी आपका 3 रुपया, के ई है आपके पास 0.16 और ग्रोथ रेट है 0.14 का, तो माइनस करके निकाल ले, 0.16 माइनस 0.14 डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ₹150, तो परसेंट के पे आउट पे आपका प्राइस परचेस कितना आएगा? 150। अब आपको यदि 50% पे आउट निकालना होगा तो कहाँ चेंज करना है? ये पे आउट को 50%, तो आपका डिविडेंड 10 का 50% यानी 5 रुपया हो जाएगा, आपका ग्रोथ अकॉर्डिंगली चेंज जाएगा, क्योंकि रिटेंशन तब 50% बचता है, 70 नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से केस 2 केस 3 खुद से कर पाएंगे, तो आगे मुझे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बोलता है दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, टोटल अर्निंग दे दिया 40 लाख का, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया 4 लाख, अर्निंग को शेयर्स नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर भी दे दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के ई कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आर दे दिया, रिटेंशन रेशियो यानी बी का वैल्यू दे दिया, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर बाय यूजिंग, किसके फॉर्मुला से करना है? यूजिंग वॉल्टर फॉर्मुला एंड गॉर्डन फॉर्मुला, दोनों से निकाल लेना, यानी एक ही समझ में दोनों सीख जाएंगे। तो आइए इसको भी किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट करिए, आप पहले ई निकालेंगे यानी अर्निंग पर शेयर, कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास टोटल अर्निंग है 40 लाख, नंबर ऑफ शेयर है 4 लाख, यानी 40 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, यानी ₹10, डी इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, कितना? डिविडेंड पर शेयर शायद 4 रुपया दिया हुआ था, तो 4 रुपया, है ना? फिर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 16%, यानी 0.16। इसके बाद आपके आर इक्वल्स टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो कि कितना परसेंट है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके दिए हुए हैं 20%। तो फिर इसके बाद बी इक्वल्स टू है आपका रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो कितना परसेंट है? रिटेंशन रेशियो 60% है, यानी 0.60, तो आप ग्रोथ भी फाइंड कर पाएंगे, बी आर यानी 0.20 मल्टीप्लाई बाई 0.60, यानी 0.20 मल्टीप्लाई बाई 0.60, 0.12, इतना इन्फॉर्मेशन तो पहले आपको लिख लेना है। अब सबसे पहले आप यूज करेंगे वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? तो P0 इक्वल्स टू होता है D प्लस आर बाई के ई, ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई, तो डिविडेंड दे देते 4 रुपया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था आपका 0.20, आपके इक्विटी कैपिटलाइजेशन थे 16%, तो 0.16, अर्निंग था आपका 10 रुपया, डिविडेंड था 4 रुपया, डिवाइडेड बाई 0.16, बस आप अब इसी को सॉल्व करेंगे,
तो पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर का माइनस करें तो 6 बचा, मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस कर दे 4 के साथ और डिवाइड कर दे 0.16 से, यानी 71.875। तो आ जाएगा ₹71.88। ये हो गया आपका वॉल्टर मॉडल। दूसरा करेंगे गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन्स फॉर्मूला, तो उसके फॉर्मूला में क्या होता है, P0 इक्वल्स टू होता है आपके अर्निंग 1 माइनस बी के ई माइनस बी आर। तो अर्निंग 10, 1 माइनस 60% रिटेंशन, के ई का वैल्यू था आपका 0.16 माइनस बी आर का वैल्यू 0.12, 0.12। तो अब करेंगे क्या, 10 से 60% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40% नहीं, 4 पे ही तो बचेगा, डिवाइडेड बाई 0.04 बचेगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 0.04 यानी ₹100। या इसमें वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल दोनों ही हम लोगों ने यूज कर लिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पहले इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे सम्स को करेंगे। तो 7 में बोलता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाई टू यू। टोटल अर्निंग दे दिया 2 लाख का, नंबर ऑफ इक्विटी दे दिया, डिविडेंड पेड दे दिया, प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, पीई रेशियो दे दिया, पीई रेशियो दे दिया। तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो, अपने हिसाब से लिख लो। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले देखो तुम्हारा अर्निंग कितना, 2 लाख का, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है, तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 यानी ₹10 का आ जाएगा। डी इक्वल्स टू डिविडेंड, कितना डिविडेंड, 1.5 लाख का डिविडेंड दिया, 20,000 शेयर्स है तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 यानी ₹7.50 का। उसके बाद के ई का वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई पीई होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। तो प्राइस अर्निंग 12.5 है तो 1 डिवाइडेड बाई 12.50, तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं है ना। 1 डिवाइडेड बाई 12.5 यानी 0.08, 0.08। डिविडेंड हो गया, अर्निंग हो गया, पीई हो गया। बोलता है अप्लाई वॉल्टर मॉडल, एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमल पे आउट रेशियो। क्या कंपनी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा है यदि नहीं कर रहा है तो कंप्यूट करो वो पीई रेशियो जहां पे डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा वैल्यू ऑफ शेयर्स पे। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, आर और के को देखते हैं। तो तुम देखोगे आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू, अच्छा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो पहले चेक करो। अच्छा इस सम्स में आर का वैल्यू अपने को पहले फाइंड करना होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो तुम्हारा अर्निंग आया कितना, 2 लाख रुपया का, और शेयर्स कितना था, 20,000 शेयर्स है 100 के भाव से। तो अर्निंग का ना तुमको रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट फाइंड करना होगा। तो तुम 2 लाख का अर्निंग कमा रहे हो, तुम्हारे पास 20,000 शेयर्स था और 100 के भाव से, यानी 2 लाख इंटू 100। तो यानी तुम अर्निंग कर रहे हो 10% का, यानी अब पहला ही क्वेश्चन है कि तुम जो दे रहे हो डिविडेंड वो ऑप्टिमम है कि नहीं है। तो हियर आर इज ग्रेटर देन के ई ना। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मस्ट बी 0। क्यों, क्योंकि ग्रोथ फॉर्म है, आर का वैल्यू ज्यादा होगा के से, तो उसको ग्रोथ फॉर्म कहते हैं, और ग्रोथ फॉर्म डिविडेंड नहीं देता है, तो 0 होना चाहिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है ना। तो क्वेश्चन क्या था, एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। तो नहीं, कंपनी तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं फॉलो कर रहा है ना। तो अपने क्या करेंगे, दोनों सिचुएशन पे, जैसे वो डिविडेंड दे रहा था तब प्राइस क्या होता, P0 व्हेन डिविडेंड पेड क्या होता, कौन से मॉडल को फॉलो करना है, वॉल्टर मॉडल को है ना। तो हो जाएगा डी प्लस आर बाई के ई माइनस टी बाई के ई। तो डिविडेंड तुम दे रहे हो 7.5 का, आर का वैल्यू कितना था, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो तुम्हारा 10%, तो 0.10 डिवाइडेड बाई 0.08। अर्निंग है तुम्हारा 10 का, डिविडेंड है 7.5 का, डिवाइडेड बाई 0.08। यानी इस सिचुएशन पे तुम्हारा मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, तो 0.10 डिवाइडेड बाई 0.80, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 7.5 यानी 10.625 डिवाइडेड बाई 0.08 यानी वैल्यू आएगा ₹132.81। अब P0 व्हेन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑप्टेड, तो क्या हो जाता, वहां पे P का वैल्यू आता, P0 आता, हम लोग डिविडेंड 0 दिए, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.10, के ई का वैल्यू 0.08, अर्निंग 10, डिविडेंड 0 बाई 0.08। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.10 डिवाइड बाई 0.08 होल डिवाइडेड बाई 0.08 आता ₹156.25। तो हम लोग ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे करते
तो उस सिचुएशन में हम क्या होता है, मार्केट प्राइस शेयर्स का इंक्रीज हो जाता है ना। तो कंक्लूजन क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर्स कैन इंक्रीज टू rupees 156.25 by following ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, है ना। यदि आप ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉलो करते हैं तो आपका मार्केट प्राइस तो बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूट पीई, आपको पीई फाइंड करना है एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो पीई फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन भी आपको समझाया था, तो कैसे पीई फाइंड करते हैं, तो जहां पे आपका डिविडेंड देना ना देना कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वेन आर इक्वल्स टू के ई होगा, तो उस सिचुएशन पे आप डिविडेंड दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका आर का वैल्यू कितना था, आपका आर का वैल्यू जो है 10% है ना। तो 0.10 आपका के ई भी होगा, तो पीई रेशियो क्या हो जाता है 1/के ई, यानी 1/0.10, यानी 10 हो जाता है। आपका पीई रेशियो क्या होता है 10 हो जाता है। तीसरा है विल योर डिसीजन चेंज इफ पीई रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, क्या आपका डिसीजन चेंज होगा यदि आपका पीई का वैल्यू 8 हो ना कि 12.5। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आइए तीसरी सिचुएशन पे, व्हेन पीई इक्वल्स टू 8, तो के ई क्या हो जाएगा 1/8 ना, तो करिए 1/8 यानी 0.125 हो जाता है। तो प्राइस पर शेयर्स क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड, डिविडेंड आप कितना दे रहे थे 7.50 का, तो 7.5 आपका आर का वैल्यू 0.10 डिवाइड बाई 0.125, 10 माइनस 7.5 डिवाइड बाई 0.125, तो सॉल्व करेंगे तो 0.10 डिवाइड बाई 0.125 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 0.125, यानी वैल्यू आएगा ₹76। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, अर्निंग ऑफ द कंपनी 20 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, तो जो है पहले वो आप यूज करते चले, है ना। आपका डिविडेंड, अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, पहले आप इसी को यूज करेंगे और पीछे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपके पास है अर्निंग ऑफ द कंपनी 20 लाख का है, नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख है ना, अर्निंग निकल जाएगा ई इक्वल्स टू 20 लैक्स डिवाइडेड बाई 4 लैक्स, तो 20 लैक्स डिवाइडेड बाई 4 लैक्स यानी ₹5 आएगा, अर्निंग ₹5 का आएगा। इसके बाद आपके डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है ना, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ₹5 का 60% यानी ₹3। इसके बाद है आपके पास रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, आर का वैल्यू है 15%, आपके आर का वैल्यू है आर इक्वल्स टू 0.15, और के ई का वैल्यू कितना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को के ई कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.12। क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन एट व्हाट द मार्केट वैल्यू पर शेयर्स अंडर वॉल्टर मॉडल, आपको वॉल्टर मॉडल में मार्केट प्राइस पर शेयर्स फाइंड करना है, और दूसरा में है कंप्यूट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू क्या होगा उस पे आउट रेशियो पे। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट वाला वॉल्टर मॉडल यूज करके मार्केट प्राइस पर शेयर्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट P0 इक्वल्स टू क्या होता है D प्लस R बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। तो डिविडेंड है आपका ₹3, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट 0.15, 0.12, और आपके अर्निंग है 5 माइनस डिविडेंड है 3 डिवाइडेड बाई 0.12। आप पहले इसी को सॉल्व करें, तो 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12 करें और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे, प्लस कर दे 3 के साथ, डिवाइडेड बाई 0.12, यानी आपका मार्केट प्राइस अब आएगा ₹45.83 का। दूसरा क्वेश्चन था क्या ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है, तो हियर आर का वैल्यू कितना है 15%, के ई का वैल्यू 12%, आर इज ग्रेटर देन के ई ना, क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू 15%, के ई का वैल्यू 12%, देन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मस्ट बी 0, है ना, तभी तो, क्योंकि ग्रोथ फॉर्म है। तो डी क्या हो जाता है अकॉर्डिंगली डी इक्वल्स टू 0 हो जाता है, बस आप पी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, पी 0 क्या हो जाएगा डिविडेंड 0, आर का वैल्यू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12, और आपका अर्निंग कितना था, अर्निंग था आपका ₹5, आप डिविडेंड कुछ भी नहीं दिए, डिवाइडेड बाई 0.12 फाइंड कर लेंगे वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12 और होल डिवाइडेड बाई 0.12, यानी वैल्यू आ जाएगा ₹52.08। देखिए आपका मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ गया ना, 45.83 से 52.08 हो गया।
यही होता है डिविडेंड सही तरीके से फाइंड करके देने से आपका मार्केट प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोलता है विस्टा लिमिटेड रिटेन अर्निंग पर शेयर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 23 बीइंग 40%। रिटेन अर्निंग है, यानी ये रिटेन किया है 40%, तो रिटेन आया है 3.60 का। तो यदि मैं रिटेंशन का अमाउंट दे दिया, रिटेंशन का परसेंटेज दे दिया, मैं टोटल अर्निंग नहीं फाइंड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं अर्निंग फाइंड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अर्निंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप रिटेन कर रहे हो कितना? 3.60, जो कि 40% के इक्विवेलेंट है। तो 3.60 आप रिटेन करो जो कि 40% का है, तो 100% मिलता तो अर्निंग पता चल जाता है ना। तो 3.60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, यानी आपने टोटल अर्निंग कितना कमाया होगा? 9 रुपीज का, है ना। आपका डिविडेंड कितना हो जाता तब? रुपीज 9 का 60%, यानी ₹5.40 ना, क्योंकि आप तो 40% रिटेन कर, तो 60% आप पे आउट कर रहे होंगे। आगे क्या बोलता है? कंपनी इज फोरकास्टिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। कंपनी का ग्रोथ रेट दे दिया, जी इक्वल्स, अच्छा नहीं अभी नहीं दिया। तो ये कंपनी का ग्रोथ रेट ना 10% अगले 2 साल के लिए है। उसके बाद ग्रोथ रेट जो होगा स्टेबलाइज हो जाएगा 8% पर एनम अप टू इनफाइनाइट पीरियड। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड में ग्रोथ तो है, लेकिन क्या है, कुछ सालों तक तो ग्रोथ रेट आ रहा है, उसका कांस्टेंट ग्रोथ रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स बोलता है, इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 15%, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको मिल गया कि ई इक्वल्स टू 0.15 है। इसके बाद क्या बोलता है? इफ इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करना है। एक नया ही चीज आपको मिला, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आपको यूज करना है। यहाँ पे डिविडेंड जो है वो ग्रो कर रहा है पहले 2 साल 10% से, 3 साल से लेके इनफाइनाइट पीरियड तक आप डिविडेंड ग्रो होगा 8% से। इसके लिए एक टेबल लगेगा, मैं टेबल बना के तो आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसा टेबल बनेगा, पहले ईयर होगा, एक्सपेक्टेड बेनिफिट होगा, फिर आपके पीवी फैक्टर 15%, फिर आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो पहले आप ईयर 1 आ जाइए, ईयर 2 आ जाइए। तो आपका डिविडेंड कितना था? डिविडेंड था 5.40 का। तो 5.40 प्लस 10% से डिविडेंड ग्रो करेगा तो कितना आ जाएगा? तो 5.4 प्लस 10%, यानी 5.94। 5.94 अगले साल क्या हो जाएगा? 5.94 में 10% का ग्रोथ होगा, क्योंकि पहले 2 साल 10% का ग्रोथ हो रहा है। तो प्लस 10%, यानी 6.534। अब आप क्या करें? पीवी फैक्टर फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.15, क्योंकि 15% का पीवी फैक्टर है। तो पहला आ जाएगा 0.869, फिर इक्वल्स टू करेंगे तो 0.756। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो 5.94 मल्टीप्लाई बाय 0.869, यानी आएगा 5.168 आएगा। इसके बाद 6.53 मल्टीप्लाई बाय 0.756, यानी 4.937 आ रहा है। अब जो ईयर 3 से इनफाइनाइट पीरियड है ना, तो वो आपको अलग से नीचे फाइंड करना होगा वर्किंग करके। तो मैं बताता हूँ वो कैसे निकलेगा। तो देखिए आपके जो 3rd ईयर से इनफाइनाइट पीरियड तक चलेंगे ना, उसका फॉर्मूला हो जाएगा D2 1 प्लस ग्रोथ बाई के ई माइनस ग्रोथ। तो D2 कितना था? आपके सेकंड ईयर का डिविडेंड 6.534, 6.53 तक रखे। 1 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ 0.08 का है, क्योंकि 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड 8% है, डिवाइडेड बाई के ई 0.15 माइनस 0.08। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.53 मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइडेड बाई 0.07, यानी आएगा ₹100.75। ये आपका अब तीसरे ईयर में वैल्यू बैठेगा बेनिफिट में 100.75। याद रखिए जब से इन्फिनिटी टर्म तक आप पहुंचेंगे इस ईयर से, वहां पे आपका प्राइस जो होगा वो इस तरीके से फाइंड करना होगा। और जो आपका पीवी फैक्टर होगा ना, वो ईयर 2 का ही लेना है, ईयर 3 नहीं लेना है, क्योंकि आप ईयर 3 ले लेंगे इन्फाइनाइट टर्म तक जा रहा है, तो वो उस ईयर का पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई होता है जिस जहां तक आपका डिविडेंड ग्रो किया और उसका कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे आए थे। तो लास्ट जहां तक आपका ग्रो किया वहां तक का आपका पीवी फैक्टर जो लास्ट था वो आपको लेके चलना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई बाय 0.756, यानी वैल्यू आएगा 76.17 ऐड कर दे इनको। तो 5.168 प्लस 4.937 प्लस 76.167, यानी आएंगे आपके 86.272। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में प्राइस क्या आएगा? 86.272 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोलता है वाई लिमिटेड प्रोड्यूसेस एनर्जी ड्रिंक इन डिफरेंट फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर एनर्जी ड्रिंक प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन अर्निंग इज 25%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स अर्निंग इज 25% का अर्निंग, यानी आपके पास क्या दिया है आप इसको पहले नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 10, आर इक्वल्स टू दे दिया 0.25, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल गया।
करंटली द कंपनी रिटेन 60% ऑफ इट्स अर्निंग, 60% रिटेन करता है, यानी बी इक्वल्स टू कितना 0.60 ना। फिर बोलता है डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट, 40% डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब कर रहा है। करंट पी रेशियो इज 8 एंड अर्निंग पर शेयर इज 10, यानी ई का वैल्यू ₹10 और पीई रेशियो दे दिया कितना, पीई रेशियो है आपके पास 8 का, तो के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो ना, यानी 1 डिवाइडेड बाई 8, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 0.125 आएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोलता है, व्हाट विल द रिटेंशन रेशियो इफ कंपनी वांट्स टू मेंटेन इट्स पीई रेशियो टू 12 इन द करंट ईयर, कंपनी का रिटेंशन रेशियो क्या होगा यदि वो करंट ईयर में 12 का पीई रेशियो मेंटेन करना चाहता है, और गिवन दैट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20%, और वहां पे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 20% हो जाए, और गॉर्डन मॉडल आपको यूज करना है। तो देखिए ए नंबर सिचुएशन में क्या क्वेश्चन है, रिटेंशन रेशियो क्या होगा, कंपनी मेंटेन करना चाहता है पीई टू 12, तो पीई 12 रहेगा तो तो देखिए आपका पीई रेशियो आपको दे दिया था, कितना रेशियो दे दिया पीई का, पी 12 दे दिया। आप ना मार्केट प्राइस फाइंड कर सकते हैं, एमपीएस फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका अर्निंग इनटू पीई, तो अर्निंग कितना है, अर्निंग तो जस्ट ऊपर में निकला था 10 का, और पीई 12 का है, यानी आपका मार्केट प्राइस कितना 120 रुपए का हो जाएगा। गॉर्डन मॉडल के हिसाब से आपका मार्केट प्राइस निकल गया। इसके बाद आपके इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे दिए हैं 20%, यानी के ई का वैल्यू भी है आपके पास 0.20। अब गॉर्डन मॉडल को यूज करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो गॉर्डन मॉडल में क्या होगा, पी इक्वल्स टू होता है डी 1 बाई के ई माइनस जी, ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, है ना, बट आपका ग्रोथ रेट डी 1 बाई के ई माइनस जी होगा, तो पी कितना है 120। देखिए आपका डिविडेंड आपको नहीं पता, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ई 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, तो डिविडेंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई के ई का वैल्यू कितना है 0.20। अब बी आर करने से ग्रोथ मिलता है, बट आपके पास बी का वैल्यू नहीं है, और आर का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट 25%, यानी आप इसको बी इंटू 0.25 बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसको घुमा के ही आपको करना जरूरी होगा, तो 120 इक्वल्स टू, यहाँ पे अर्निंग कितना था 10 रुपया था, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 0.20 माइनस 0.25 बी। अब इसी को आप सॉल्व करें आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा, तो 120 इंटू 0.20 यानी 24 माइनस 120 इंटू 0.25 30 बी इक्वल्स टू 10 माइनस 10 बी। तो नंबर को एक तरफ और बी वाले पार्ट को एक तरफ करें, इधर आकर ये हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 14 इक्वल्स टू, ये 30 उधर जाएगा तो बचेगा 20 बी, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 20, बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.7 और 70%। तो रिटेंशन रेशियो 70%। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इसको देखिए कितना अच्छा तरीके से घुमा फिरा के सॉल्व करना पड़ा। दूसरा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा पर शेयर्स आफ्टर 1 ईयर इफ वाई लिमिटेड अचीव अबव मेंशन टारगेट पीई रेशियो, एक साल बाद प्राइस क्या होगा यदि सेम टारगेट पीई रेशियो अचीव कर लिया तो बी नंबर करते हैं। तो देखिए ग्रोथ पहले आप फाइंड कर लीजिए, ग्रोथ रेट आप फाइंड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बी इंटू आर होता है आपका बी 0.70 और रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट 25%, तो कितना ग्रोथ होगा आपका 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.25, यानी 17.5% का ग्रोथ होगा ना। आज का मार्केट प्राइस 120 रुपया है, तो मार्केट प्राइस एक साल बाद क्या होगा, तो एमपीएस आफ्टर 1 ईयर इक्वल्स टू क्या होगा, अभी 120 है, उसमें ग्रोथ हो जाएगा 17.50% का, बस यही तो करना था। तो 120 के प्राइस में 17.5% ग्रो कर दो, यानी तब तुम्हारा प्राइस कितना आएगा मार्केट का 141 रुपया। कुछ नहीं करना था, बस आपको ग्रोथ रेट इसमें मल्टीप्लाई कर देना था। अभी 120 चल रहा है, ग्रो जितना परसेंट से करेगा उतना ही तो आपका शेयर में जो वैल्यू है इंक्रीमेंट हो सकता है, बस इतना 141 तक आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विल देयर बी एनी चेंज इन द रिटेंशन रेशियो इफ कंपनी वांट्स टू मेंटेन इट्स पीई रेशियो टू 10 इन द करंट ईयर गिवन दैट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज 17.5%। देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का चेंज हो गया और आपका पीई रेशियो जो है वो 10 बोल दिया है ना। आते हैं तो देखिए सी नंबर पार्ट पे, तब अब एमपीएस क्या हो जाएगा, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा 10 का पी और 10 का आपका अर्निंग, यानी ₹100 हो जाएगा। के ई कितना 17.5% के ई बोला ना, तो के ई हो जाएगा 0.175। अब वापस से जो फॉर्मूला अभी ऊपर में लगाए थे ना वही सेम करेंगे, तो P इक्वल्स टू आपके अर्निंग का सिचुएशन, इसको पहले ही चेंज कर लीजिए क्योंकि ऊपर फॉर्मूला तो वही किया था, अर्निंग से किया था ना, तो अर्निंग से ही करिए। ई 1 माइनस बी के ई माइनस ग्रोथ, तो अभी 100 रुपया, अर्निंग कितना था 10, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई का वैल्यू 0.175, और ये हो जाएगा आपका बी आर, आर का वैल्यू कितना है 25%, बी नहीं पता तो 0.25 पी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.175, यानी 17 रुपीज 50 पैसा माइनस 25 बी इक्वल्स टू 10 माइनस 10 बी, और
ये इधर आके माइनस जाएगा तो 7.5 इक्वल्स टू उधर जाके प्लस होगा तो 15b। तो b इक्वल्स टू कितना 50% आ जाएगा। तो क्वेश्चन था अब रिटेंशन रेशियो क्या होगा, तो रिटेंशन रेशियो अब हो जाएगा 50%। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया आसानी से। देखिए चैप्टर कितना मक्खन की तरह आपका बन रहा है ना। तो अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा मतलब थोड़ा सा इससे जानकारी ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। तो बोलता है फॉर द एंड 31 मार्च 2025 एबीसी इंडस्ट्री लिमिटेड डिक्लेयर 40% डिविडेंड, 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया। फॉर द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कोटेड एट 57.50, मार्केट प्राइस 57.50 है और डिविडेंड 40% का डिक्लेयर करा है। रिटेंशन रेशियो इज रिड्यूस बाय 20%। यदि रिटेंशन रेशियो 20% से रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा। मार्केट प्राइस ड्रॉप बाय 2.50। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स 10 रुपीज का है। फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग वॉल्टर मॉडल यूज करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको दो सिनेरियो बता दिया। सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे नोट करके दे देता हूँ ताकि आपको सम्स करते समय आराम से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 11। तो केस ए मान लीजिए इसको और एक मान लीजिए केस बी है। तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या था, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% था। बाद में वही डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज हो जाएगा। तो देखिए डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले 40% था। बाद में क्या हुआ, जब देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% था तो आपके रिटेंशन रेशियो कितने हो जाएंगे, यानी बी का वैल्यू हो जाएगा 60% ना। बाद में रिटेंशन 20% से ड्रॉप हो गया तो रिटेंशन 40%, तो ये कितना 60% हो जाएगा ना। आगे क्या बोलता है, सिचुएशन ए में मार्केट प्राइस 57.50 था, यानी एमपी पी बोल सकते हैं मार्केट प्राइस 57.50 था, जो कि बाद में ₹2.5 कम हो गया तो बचा होगा 55, है ना। इसके बाद बोलता है फेस वैल्यू पर शेयर 10 है। तो 10 है तो डिविडेंड कितना हुआ होगा, डिविडेंड 10 का 40% नहीं ₹4, है ना। अर्निंग कितना, अर्निंग यदि आप देखेंगे तो ₹10। फिर आपके ₹10 के ऊपर 60% डिविडेंड यानी ₹6, अर्निंग कितना ₹10। अब देखिए वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू हो जाता है डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई होता है। दोनों सिचुएशन में सेम सेम होगा वाटर मॉडल का फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ना आर का वैल्यू है ना के का वैल्यू है, आपका क्वेश्चन में ही ऐसा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों ही गायब है। तो आप दो इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। अब ये पहले वाले पोर्सन को इक्वेशन 1, दूसरे वाले पोर्सन को इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। तो देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है आपका ₹4 प्लस आर बाई के ई, और यहाँ पे अर्निंग कितना, अर्निंग आपका ₹10 माइनस ₹4 डिवाइडेड बाई के ई, और प्राइस कितना दिया 57.50, 57.50। यदि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। करने के लिए आप क्या करें पता, आर और के ई को कुछ मान ले। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें पता है, आर को मान लीजिए x और के ई को मान लीजिए y, आसान हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा तो आपका 57.50 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स बाई वाई और यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई के ई का वैल्यू y, यानी यदि इसी को आगे चलेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको दो इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये बनेगा 57.5y इक्वल्स टू हो जाएगा 4y प्लस 6x डिवाइडेड बाई y। अब इसको आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.5y स्क्वायर इक्वल्स टू 4y प्लस 6x, ये आपका एक इक्वेशन। इधर आइए, इधर हो जाएगा 55y इक्वल्स टू 6y प्लस 4x डिवाइडेड बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y स्क्वायर इक्वल्स टू 6y प्लस 4x, ये इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन बन गया आपका। अब आप क्या करेंगे, आपको एक्स वाई को कट करना जरूरी है। तो आप क्या करें, जैसे यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 6y, आप y वाले पोर्शन को छोड़ के x पे फोकस करें। तो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4x है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो कुछ कटने लायक रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 57.5y स्क्वायर इक्वल्स टू 4y प्लस 6x, और 1.5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यानी 82.5y स्क्वायर इक्वल्स टू 6y को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y प्लस 6x। अब देखिए x कटेगा कैसे, साइन चेंज कर ले, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। तो 4y से 9y गया तो माइनस 5y। इधर कितना बचेगा 57.5 माइनस 82.5 माइनस 25। देखिए यहाँ पे है 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y, माइनस माइनस काट दे, एक y से y कट गया तो क्या बचा y इक्वल्स टू 5/25, यानी 1/, ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 25, यानी 0.2।
ये आ जाएगा आपका 5/25 0.20 आएगा 0.20। ये y का वैल्यू है, y इक्वल्स टू क्या था, y इक्वल्स टू के ई था, तो के ई का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, x का वैल्यू। तो नाउ अब क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में वापस से पुट कर दे, जैसे यहाँ पे 57.5y² इक्वल्स टू है आपका 4y प्लस 6x, यहीं पे रख दे। तो y का वैल्यू कितना है 57.5 मल्टीप्लाई बाई 0.20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 0.20 प्लस 6x, इसी को सॉल्व करें। तो 0.2 इंटू इक्वल्स टू इंटू 57.5, यानी वैल्यू आ रहा है 2.3, 2.3 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.2 यानी 0.8 प्लस 6x, 2.3 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 6, यानी x का वैल्यू x इक्वल्स टू आ रहा है 0.25। x का वैल्यू क्या है, r है, यानी r का वैल्यू 0.25 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी। अब आप देखोगे तो आपका आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू 25%, जबकि केई का वैल्यू 20% है। तो आर का वैल्यू केई से ज्यादा है ना, तो हियर आर इज ग्रेटर देन केई, हेंस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मस्ट बी 0। बट कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कहीं ना कहीं तो डिविडेंड दिया ही है ना। तो डिविडेंड जो दे रहा है कंपनी वो फिजिबल नहीं है, कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स यूजिंग वॉल्टर मॉडल। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू वैल्यू रेंज बिटवीन 0% से 100%, यानी आपको एक बार 0% पे आउट रेशियो पे वैल्यू निकाल लेना और एक बार 100% पे आउट रेशियो पे आपको वैल्यू फाइंड कर लेना। तो व्हेन 0% पे आउट फॉलो, तो वॉल्टर मॉडल में यूज करना है ना। तो P इक्वल्स टू डिविडेंड 0, R का वैल्यू कितना था 0.25, KE का 0.20, आपका अर्निंग, आपका अर्निंग 10 रुपया, डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाई के 0.20। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.25 डिवाइडेड बाई 0.20 होल डिवाइडेड बाई 0.20, यानी 62.50 रुपीज, 62.50। अब है जब 100% पे आउट रेशियो होगा, एट 100% पे आउट, तो डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जितना अर्निंग उतना डिविडेंड, यानी 100% ऑफ 10, यानी रुपीज 10 ही डिविडेंड होगा। तो पी क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाई 0.20, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.20। तो देखिए 10 - 10 वाला पोर्शन तो जीरो ही हो गया, तो बच्चा 10 डिवाइडेड बाई 0.20, यानी कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.20, 50 रुपीज 50। तो आपका ये भी हो गया इंट्रेंस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स यूजिंग वॉल्टर मॉडल। चौथा क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स यूजिंग गॉर्डन मॉडल आपको यूज करना है। तो दोनों ही सिनेरियो जो आपने अभी फॉलो किया था वही दोनों सिनेरियो पे आपको फिर आपको वापस से गॉर्डन मॉडल करना होगा, है ना। यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला, सिचुएशन 1 पे आते हैं। अच्छा पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, P इक्वल्स टू होगा D0 1 प्लस ग्रोथ के ई माइनस जी। तो डिविडेंड कितना था, डिविडेंड तो आपका 10 रुपया का 40% था पहले केस में, यानी रुपीज 4 था। आपका अर्निंग कितना था, अर्निंग आपका रुपीज 10 था। रिटेंशन रेशियो कितना था, रिटेंशन रेशियो कितना था 0.60 था। आर का वैल्यू निकला है 0.25, तो जी इक्वल्स टू बी आर होता है, यानी 0.60 इंटू 0.25, तो 0.15। तो आप लोग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, P इक्वल्स टू 4 1 प्लस 0.15। आपके पास के ई भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.20, अभी जस्ट अभी थोड़ा पहले ऊपर में निकाले हैं। तो 0.20 माइनस 0.15, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1.15, यानी 4.6 डिवाइडेड बाई 0.05, यानी रुपीज 92। अब आते हैं सिचुएशन 2 पे, सब कुछ सेम था, बस आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आप चेंज होकर 60% हो गया और जो रिटेंशन था वो 40 हो गया। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा 10 का 60%, यानी रुपीज 6। बी इक्वल्स टू हो जाएगा 40%, जी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.40 इंटू 0.25, तो 0.4 इंटू 0.25, यानी 0.10। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, के ई का वैल्यू भी 0.20।
तो P इक्वल्स टू हो जाएगा डिविडेंड 6 का 1 प्लस 0.10 के ई का वैल्यू 0.20 माइनस 0.10। सो सॉल्व कर ले तो 6 प्लस 10%, तो 6.6 डिवाइडेड बाई 0.10 रुपीज 66। 5 नंबर है Mr. X, the chief financial officer, CFO of the company, opined that the return on investment of the company is not having direct or indirect effect on the intrinsic value of shares। गलत बात बोला है। यदि हम लोग रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं पकड़ते तो ग्रोथ रेट कैसे फाइंड करते? यानी ये गलत बात बोल रहा है। ओनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंसिडर करना है, गलत, टोटली गलत, टोटली इनवैलिड कॉन्सेप्ट है इसका। क्योंकि यदि आप ग्रोथ रेट निकालना चाहते हैं तो आपके पास रिटेंशन रेशियो भी होना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। एक भी मिसिंग हुआ तो ग्रोथ रेट नहीं फाइंड कर पाएंगे। यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज रॉन्ग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। मतलब वो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि इसमें ही सीखने लायक कुछ है, बाकी से तो बच्चा समझता। बोलता है मिस्टर ए हैड गैदर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर हिज एनालिसिस। द कंपनी पेज रेगुलर डिविडेंड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एंड द लास्ट इंटरिम डिविडेंड इज पर क्वार्टर इज ₹3%। क्वार्टरली इसका डिविडेंड ₹3 करके है, तो एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, एनुअल डिविडेंड डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ₹3 करके 4 क्वार्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹12। दूसरा क्या है? Owing to a wide market reach and presence, company's turnover has an annual compounded growth rate 25% का CAGR से कंपनी का ग्रोथ रेट हो रहा है किसमें? टर्नओवर में। और कंपनी क्या किया? यहाँ पे एक सिनेरियो बताया, 3 सिनेरियो है। यहाँ पे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया और प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी दे दिया आपको, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दे दिया, ROI दे दिया। अब ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, R का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे ना, क्या निकालने के लिए? ग्रोथ निकालने के लिए। यहाँ पे वही सेम रूल यूज करेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए। तो आ जाइए सेकंड, R इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे निकाल रहे हैं? तो आपका ROI और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके, ROI इंटू प्रोबेबिलिटी का समेशन करेंगे, है ना। तो ROI आपका पहला कितना है? पहला ROI 20% और 30% का प्रोबेबिलिटी, तो 20% इंटू 30% प्लस दूसरे केस में है आपका 1560, 15 इंटू 0.60। तीसरे केस में है आपका 12 और 0.15, 12% इंटू 0.50। बस आप इसी को सॉल्व कर ले, आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो 20 इंटू 0.3 यानी 6% प्लस 15 इंटू 0.6 9% प्लस 6%, 21% का आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी 0.21 है। सिचुएशन का हम लोग कहानी समझ गए, ए और बी हो गया। तीसरा, द रिटेंशन रेशियो ओवर द पास्ट 5 ईयर, 5 साल का रिटेंशन रेशियो दे दिया, तो आप एवरेज रेट क्या, आप एवरेज रिटेंशन रेशियो फाइंड करेंगे। तो एवरेज रिटेंशन रेशियो फाइंड करेंगे अपने लोग, है ना। थर्ड, एवरेज रिटेंशन रेशियो कैसे निकालेंगे? ये सारे रेशियोज को प्लस करें, डिवाइड बाय 5 करें, सिंपल एवरेज 40 65 50, 40 65 50, उसके बाद आपका 45 30, 45 और 30 डिवाइडेड बाय 5, ये सभी परसेंटेज में है। तो 40 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5, यानी 46%। तो हम लोग बोल सकते हैं 0.46 का रिटेंशन रेशियो बी आ गया। आप ग्रोथ निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, G इक्वल्स टू बी इंटू आर, यानी 0.21 इंटू 0.46, 0.46 इंटू 0.21 यानी आ रहा है 0.0966 का ग्रोथ रेट आपको मिल गया। फोर्थ नंबर में आप क्या कर ले? D1 फाइंड कर ले। कैसे? तो D0 1 प्लस ग्रोथ, तो D0 आपका कितना था? ₹12 का, ग्रोथ है 0.0966 का, तो 1.0966 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी आपका डिविडेंड अब आएगा 13.16 का। आगे क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देख, करंट इंटरेस्ट रेट ऑन GOI ट्रेजरी इज 4.5%। आप ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क होता ही नहीं है, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। यानी आपके RF दे दिए कितना? 4.5%, बीटा दे दिया 1.3 का, ये बी है। मार्केट रिटर्न है 12.5%, यानी ये RM है। मैं आपको CAPM मॉडल समझाया था, यहाँ पे CAPM मॉडल ही चलेगा। आइए 5 नंबर, तो KE यूजिंग CAPM मॉडल, तो क्या होता फॉर्मूला? RF
प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, इसी को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, आर एफ को, है ना। तो आर एम से आर एफ माइनस करेंगे तो इसको रिस्क प्रीमियम कहेंगे। तो आर एफ कितना दिया हुआ है आपके, आर एफ दिए हुए हैं 4.5%, तो 4.5% प्लस बीटा आपका है 1.3, 1.3, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट इज 12.5%, तो 12.5% माइनस 4.5%, तो 12.5 माइनस 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से और प्लस कर देंगे 4.5 के साथ, यानी 14.9%, यानी के ई हो गया 14.9% और 0.149। तो क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, अब मेन क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर्स अंडर गॉर्डन मॉडल। आपको गॉर्डन मॉडल यूज करके मार्केट प्राइस फाइंड करना है और वाल्टर मॉडल में भी फाइंड करना है। आ जाइए, अंडर गॉर्डन्स फॉर्मूला P इक्वल्स टू होगा D1 बाई के ई माइनस जी। तो D1 है 13.16, के ई है आपका 0.149 और ग्रोथ रेट आपका निकला था 0.0966, 0.0966। तो 0.149 माइनस 0.0966 डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 13.16, यानी प्राइस आ रहा है 251.14। अब आएंगे अंडर वॉल्टर फॉर्मूला। वॉल्टर के लिए आपको क्या चाहिए, डिविडेंड तो है आपके पास, कितना डिविडेंड 12 रुपया का। आपके पास रिटेंशन रेशियो है, बी का वैल्यू, रिटेंशन रेशियो कितना था 20, सॉरी रिटेंशन रेशियो है आपके पास 46% का। तो आपके पास 46% का रिटेंशन रेशियो है, 46%, तो पे आउट कितना हुआ होगा, पे आउट रेशियो हुआ होगा 100 माइनस 46%, है ना। तो पे आउट रेशियो चेक कर ले, 100 माइनस 46 यानी 54% का पे आउट रेशियो है। तो अर्निंग कैसे निकालेंगे, आप डिविडेंड दे रहे थे 12 रुपया का, डिवाइडेड बाई 54% कर देंगे तो आपको अर्निंग निकल जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 54%, यानी आपका अर्निंग था 22.22 रुपीज। ये आपका अर्निंग था, आपका अर्निंग आ गया, आपके पास डिविडेंड है, आपके पास के ई कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी जस्ट निकाले हम लोग 0.149, 0.149, और आर का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 21%, तो 0.21, 0.21। अब फॉर्मूला पे लगा दे, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, D प्लस आर बाई के ई, ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। तो डिविडेंड कितना दे रहे हैं, डिविडेंड 12 रुपए का दे रहे हैं, 12 प्लस 0.149 डिवाइडेड बाई 0.21, सॉरी 0.21 डिवाइडेड बाई 0.149, अर्निंग है 22.22, डिविडेंड है 12 का डिवाइडेड बाई 0.149। तो पहले ऊपर वाले पोर्शन को माइनस कर ले, 22.22 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 0.21 डिवाइडेड बाई 0.149 प्लस कर दे 12 के साथ, यानी ये टोटल में आ रहा है 26.40 डिवाइडेड बाई 0.149, तो वैल्यू आएगा ₹177.21। तो इसमें जो पूछा था वो दोनों हम लोग कर चुके, गॉर्डन मॉडल भी कर चुके और वाल्टर मॉडल भी कर लिए। इस तरीके से हम लोगों ने डिविडेंड पॉलिसी को भी पूरी तरह से सल्टा दिए। देखिए 12 क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मुले को कवर करके जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारे क्वेश्चंस को मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पहुंचा के आपको समझा दिया। तो इसका यदि आप इतना क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपका डिविडेंड पॉलिसी का पूरा कहानी खत्म, आपको डिविडेंड पॉलिसी में अलग से कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, इसके पहले के सारे लेक्चर से आपको पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे और भी कंटिन्यू करके चैप्टर्स को खत्म करेंगे, क्योंकि लास्ट माइल रिवीजन सीरीज का टारगेट ही है ऐसे से क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा जिसके वजह से आपको एग्जाम तो मक्खन की तरह निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा, है ना। सबका भला करके ही भला होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहे, कोई डाउट हो तो पूछ ले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।